Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening. This is your social science teacher, and today we are going to start a new chapter. This is the chapter number one from the new book, that is economics. Okay, in previous classes, you had studied the all syllabus from three books: geography, history, and political science. Okay, and we can also say political science, civics. पॉलिटिकल साइंस को हम सिविक्स भी कह सकते हैं. ओके, बट फ्रॉम दिस ईयर यू हैव अ न्यू बुक दैट इज इकोनॉमिक्स. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम इकोनॉमिक्स. Okay, and in economics we study about economic activities. Okay, that means इसमें हम सिंपल भाषा में बोलें तो मनी यानी कि पैसे से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं सारा कुछ. ओके, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, जिससे कि इकोनॉमिक जो कमाई के कह सकते हैं, अर्निंग के कह सकते हैं, प्रोडक्शन इसमें होता है, जितनी भी चीज़ों से मनी से रिलेटेड जो हैं वो हम करेंगे, जिससे कि अपनी जो कोई भी व्यक्ति सर्वाइव करता है या कुछ भी करता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं. तो ये फर्स्ट आपके पास एक चैप्टर दे रखा है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. इसके थ्रू हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देखेंगे हम. तो इसमें आपके पास है, द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर. इस चैप्टर में जो स्टोरी दे रखी है ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है. ये एक इस तरह की स्टोरी है कि जिससे आपको बताया जाएगा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रिलेटिंग टू प्रोडक्शन. यानी कि जो प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन जिसको हम कहते हैं, कोई भी चीज़ प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसमें हम पढ़ने वाले, इसकी मेन थीम है बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन. प्रोडक्शन को के बारे में, इसके कंसेप्ट क्या होते हैं, प्रोडक्शन किस तरह का होता है, क्या इसके कंसेप्ट होते हैं, ये सारा कुछ इसमें हम पढ़ने वाले हैं. किसके थ्रू? अ स्टोरी ऑफ, एक स्टोरी के थ्रू हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर. ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी कि ये विलेज रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है. ये एक इमेजिनरी विलेज आप इसको कह सकते हैं, उसी को हाइपोथेटिकल कहा जाता है. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. अब पालमपुर जो विलेज है, ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी विलेज है, इसकी जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है. ओके, आप जानते ही हैं आपके आसपास जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पर अधिकतर लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने लाइफ में सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, वो फार्मिंग करते हैं, कृषि कार्य करते हैं. ऐसे ही पालमपुर में भी है. Whereas several other activities such as small scale manufacturing, इसके अलावा फार्मिंग के अलावा यहाँ पर क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है. एंड डेयरी, यानी कि छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग है. इसके अलावा डेयरी यहाँ पर है. डेयरी में भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्या करने के लिए, अर्निंग के लिए. ट्रांसपोर्टेशन में भी लोग इन्वॉल्व हैं, इससे भी क्या करते हैं, वो अर्निंग करते हैं. आर कैरिड आउट ऑन लिमिटेड स्केल, लेकिन ये लिमिटेड स्केल में है, कम है. ये इन चीज़ों के लिए लोग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, डेयरी वाले लोग कम हैं, जबकि फार्मिंग में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, जिससे लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं कि अपनी अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, इनके लिए क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं. क्या क्या चाहिए होते हैं, कई तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. सबसे फर्स्ट आपके पास आता है नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए होती हैं. नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, मैन मेड आइटम्स चाहिए, ह्यूमन एफर्ट चाहिए, मनी चाहिए. ये सारी चीज़ें हमको चाहिए होती हैं किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए. एज वी रेड थ्रू द स्टोरी, जो हम क्या है ऑफ द पालमपुर, इस स्टोरी के थ्रू हम जो समझेंगे, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर गुड्स. और किस तरह से ये सारे रिसोर्सेज मिल के जो हम गुड्स यानी कि सामान आप जैसे कह सकते हैं, और सर्विसेज किस तरह से वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सारे रिसोर्सेज मिलके किस तरह से जो सामान हमें चाहिए प्रोडक्शन के थ्रू जो बनता है, जो भी चीज़ें वो
और जो सर्विसेज होती हैं उनको किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर एक वेल कनेक्टेड है अपने आसपास के गांव से और टाउन से, यानी कि रोड्स के थ्रू, रोड्स वगैरह जो भी हैं यहाँ पर, इससे अच्छे से कनेक्ट है। ऐसा नहीं है कि गांव बिल्कुल अलग, शहरों से कनेक्ट ही नहीं है, दूसरे गांव से कनेक्ट ही नहीं है, रोड ही नहीं है, नो, बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। रायगंज इज अ बिग विलेज इन 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर से 3 किलोमीटर नज़दीक पे एक दूसरा क्या है, विलेज है, रायगंज, ठीक है ना, एक बड़ा विलेज। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और यहाँ से एक ऑल वेदर रोड जाती है जो रायगंज को कनेक्ट करती है, और उससे थोड़ा आगे जाके एक स्मॉल टाउन है शाहपुर, उसको भी कनेक्ट करती है। ऑल वेदर रोड का मतलब होता है मेटल्ड, पक्की रोड, बहुत अच्छी रोड। ऑल वेदर ही इसका नाम इसलिए है जो हर वेदर में खुली रहती है। ऐसे नहीं कि बरसात आई रोड टूट गई तो वो ऑल वेदर नहीं है, वो मीन्स कच्ची या कैसे टूटने वाली रोड है, नहीं, पक्की रोड, चाहे बारिश आए बरसात आए, जो हर मौसम को झेल सकती है, हर मौसम में चल सकती है, दैट इज ऑल वेदर रोड। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। इस रोड पे बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट चलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम, लेकिन जो शुरुआत जो होती है सबसे पहले, जैसे यहाँ पर बुलॉक कार्ट्स चलते हैं, बैलगाड़ी टाइप के, टोंगास होते हैं छोटे छोटे बने हुए, बोगीज होते हैं, वुडन लकड़ी के कार्ट, ड्राउन बाय बफेलो, जिनको बफेलोज के द्वारा खींचा जाता है, लोडेड विद जगेरी, गुड़ जो होता है ना, एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स, कुछ और चीज़ों को लेकर जाने वाले कुछ मोटर व्हीकल्स भी हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, जीप्स हैं, छोटी छोटी ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स हैं, ये सारे चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस गांव में 450 फैमिलीज हैं जो अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। यहाँ पर 80% जो हैं वो अपर कास्ट विलेजेस हैं। क्या है? अपर कास्ट विलेजेस हैं, जो क्या करते हैं, जिनके पास ज़्यादा लैंड्स हैं। 80 अपर कास्ट, सॉरी 80%, 80 हैं जिनके पास ज़्यादा लैंड इन्हीं के पास है। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, इनके हाउस भी बड़े हैं, आर मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट प्लास्टरिंग, और जो किससे बने, ईंट वगैरह से बने हुए, सीमेंट से प्लास्टर यहाँ पर किया हुआ है। फिर यहाँ पर है द एससीज, दलित्स, कंप्राइज 1/3, ये 450 में से जो एससीज यानी कि दलित्स जो लोग हैं वो 1/3 हैं, यानी कि इसका 1/3 हम देखें तो अराउंड 150 फैमिलीज, एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, जो विलेज के एक कॉर्नर पे, एक किनारे पे जहाँ पर ये रहते हैं। इन मच स्मॉलर हाउस, इनके घर भी छोटे हैं, सम ऑफ विच आर मड, जो मिट्टी वगैरह और स्ट्रॉ मतलब घास फूस से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, अधिकतर जो हाउसेज हैं उनमें क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, बिजली है उनमें। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ट्यूबवेल्स के लिए किया जाता है फील्ड में, और कई तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए भी किया जाता है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 1 हाई स्कूल, एक हाई स्कूल है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, रन बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, क्लिनिक जिस टाइप की जिसको हम बोल सकते हैं, वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पर बीमार लोगों को ट्रीट किया जाता है। The description above shows that पालमपुर has fairly well developed system of roads। ये ऊपर जितना भी डिस्क्रिप्शन अभी वर्णन इस गांव का किया गया है, ये बताता है कि पालमपुर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर वेल डेवलप्ड सिस्टम है रोड का, अच्छी रोड सिस्टम का यहाँ पर एक सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट का अच्छा सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सिस्टम है, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई वगैरह करना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, ट्यूबवेल्स जो वहाँ पर लगे हुए हैं, स्कूल्स अच्छे हैं, हेल्थ सेंटर्स अच्छे हैं। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज योर नियर बाई विलेजेस। अब आप इन सारी फैसिलिटीज़ को कंपेयर करें कि आपके आसपास के गांव जहाँ पर हैं क्या वहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर है तो वो भी वेल डेवलप्ड विलेज हैं, और नहीं है तो फिर वो नहीं है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजनरी विलेज, ये स्टोरी जो है पालमपुर की, जो एक इमेजनरी विलेज है, काल्पनिक गांव है ये।
विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। ये हमें बताता है अलग अलग तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में। इन द विलेज, इन विलेज अक्रॉस इंडिया, हमारे जो इंडिया में अलग अलग तरह के, पूरे इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं उनमें किस तरह के प्रोडक्शन होते हैं, वहाँ पर सबसे मेन प्रोडक्शन क्या है, सबसे मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग। लोग वहाँ पर मोस्टली अधिकतर लोग कमाई के लिए, अर्निंग के लिए क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो फार्मिंग हर गांव की सबसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज द नॉन फार्म एक्टिविटीज। इसके अलावा बाकी जो दूसरी एक्टिविटीज होती हैं उनको नॉन फार्म एक्टिविटीज कहा जाता है। इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग भी है, ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग, दुकानें वगैरह चलाना। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। अब इस चैप्टर में हम इन दोनों तरह की एक्टिविटीज देखेंगे, एक फार्मिंग एक्टिविटीज, एक नॉन फार्म एक्टिविटीज। फार्मिंग में कृषि कार्य और दूसरे नॉन फार्म एक्टिविटीज, दोनों को हम देखने वाले हैं। आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, लेकिन उससे पहले हम प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू वांट। प्रोडक्शन का एम क्या होता है, प्रोड्यूस करना गुड्स, सामान, और सर्विसेज प्रोड्यूस करना दैट वी वांट, जो हम चाहते हैं। सामान प्रोड्यूस करना मीन्स, अब जैसे फार्मिंग करके लोग क्या करते हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं उसको ग्रो करते हैं, तो वो एक क्या है, गुड्स ही है, वो उसको प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि शॉपकीपर बेच रहा है तो सर्विस दे रहा है, और जितने भी लोग हैं, ड्राइवर ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो भी सर्विस दे रहे हैं। तो ये सारे इसके एम होते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो 4 इसके लिए क्या है, 4 रिक्वायरमेंट्स इसकी हैं। गुड्स आप जानते हैं कि जो बन रहा है वो गुड्स है, और उसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, वो सर्विस जो दी जा रही है, वो सारी सर्विसेज होंगी। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ए लैंड। इसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, लैंड होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आता है कि व्हाट आर द 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपने यह ध्यान देना है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। सबसे पहले क्या चाहिए, हमें लैंड चाहिए। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर। इसके साथ में दूसरी चीज़ें चाहिए, जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, ये दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो लेबर, मैन पावर। ओके, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। वो लोग चाहिए जो काम कर सके वहां पर, ऐसे उस लैंड पे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं। जैसे आप जानते हैं इंजीनियर वगैरह हैं, तो ये हाईली एजुकेटेड होते हैं। एंड टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, कुछ चीज़ों को करने के लिए। अदर एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। कुछ ऐसे काम है जहाँ पर केवल मैनुअल, ज़्यादा एजुकेटेड ना भी हों, इलिटरेट भी हों तो भी चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैनुअल वर्क चाहिए होता है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर जो वर्कर है वो प्रोवाइड करता है लेबर फॉर प्रोडक्शन। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। अब तीसरी जो चीज आ गई वो आ गई फिजिकल कैपिटल। फर्स्ट आया लैंड, सेकंड आया लेबर, थर्ड आ गया फिजिकल कैपिटल। दैट इज द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जो हमें प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस पे चाहिए होती है। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। कौन कौन सी चीजें जो फिजिकल कैपिटल के अंडर में आती हैं। सबसे पहले है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें फिजिकल कैपिटल में आती हैं। एंड machines range from very simple tools such as farmers plow to the sophisticated machines such as generators, turbines, computers। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें चाहिए होती हैं, ठीक है ना। ये मशीन्स वगैरह हो गई, टूल हो गया, बिल्डिंग हो गई, और जनरेटर हो गया, टर्बाइंस हो गया, कंप्यूटर्स हो गए। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। और ये जो चीज़ें हैं, एक बार जो मशीन लग गई, सपोज हमने आज कोई गुड्स प्रोड्यूस किया, तो जो मशीन आज लगी है वो सालों तक वही मशीन काम कर सकती है। ऐसे नहीं कि कल हमें दूसरी मशीन चाहिए, परसों दूसरी, अगली बार दोबारा प्रोडक्शन करेंगे नई मशीन, नहीं। ये सारी चीज़ें जो टूल्स एंड मशीन्स हैं ये कई सालों तक काम कर सकते हैं। एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, इसीलिए इनको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। किस किस को, टूल्स को भी कहते हैं, मशीन्स को भी कहते हैं, बिल्डिंग्स को भी कहते हैं। ऐसा नहीं है ना कि आज इस बिल्डिंग में किया, अब उस बिल्डिंग का काम खत्म, अब अगली कल प्रोडक्शन जो होगा दूसरी बिल्डिंग में होगा, नो, ऐसा नहीं है।
कई सालों तक वहीं पर काम करे, इसलिए इनको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। सेकंड है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, पैसा। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर। अब रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे अगर वीवर्स को जो कपड़े वगैरह बुनाई करना है, जो भी बुनाई करना है, तो उनको क्या चाहिए, वो धागा चाहिए बुनने के लिए, वो क्या है, रॉ मटेरियल है। एंड द क्ले यूज्ड बाय पॉटर। अब मिट्टी के बर्तन बनाने तो तो क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, वो रॉ मटेरियल है, तभी तो बर्तन बनेंगे। ऑल्सो सम मनी इन ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स। और पैसा भी चाहिए पेमेंट्स करने के लिए, बाय द नेसेसरी आइटम्स, और कुछ और जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, इसको क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल्स। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स को क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। और रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, इसको वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, तो आप आंसर क्या लिखेंगे वो आपको पता है, टूल्स एंड मशीन्स बिल्डिंग्स आर कॉल्ड। और अगर आपके पास व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, तो इसमें आएगा रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल्स। अनलाइक टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, लेकिन ये टूल्स और मशीन्स के तरह और बिल्डिंग के तरह नहीं होते हैं यूज इन प्रोडक्शन, इनके तरह ये यूज इसमें नहीं होते हैं। ये तो तीन हो गए। तीन क्या क्या, लैंड हो गया आपके पास, लेबर हो गया, तीसरा था आपके पास फिजिकल कैपिटल, जिसमें आपके फिजिकल कैपिटल में एक फिक्स्ड कैपिटल आ गई, एक वर्किंग कैपिटल आ गई। फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड। आपके पास अब नॉलेज चाहिए। अगर बर्तन बनाने हैं तो बर्तन बनाने का नॉलेज चाहिए, हर कोई बर्तन नहीं बना सकता है। जो भी बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन आप करना चाह रहे हैं, उसका नॉलेज। अगर आप डेयरी करना चाह रहे हैं, तो डेयरी के लिए, दुग्ध उत्पादन जो है, डेयरी के लिए आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है। वो नॉलेज चाहिए जो क्या कर सके, पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ टू सेल इन द मार्केट। कि जो लैंड को ऑर्गेनाइज करे, फिर लेबर को लेकर के आए, फिर फिजिकल कैपिटल लाए, फिर प्रोडक्शन करे, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके प्रोडक्शन कर सके, और जो सामान बने, जो गुड्स बने, जो सर्विसेज हों, वो मार्केट को प्रोवाइड करवा सके, वो नॉलेज चाहिए। फोर्थ, दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, इसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में लर्न पढ़ेंगे इसको। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड लेबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें आपको ह्यूमन कैपिटल दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको लैंड दिख रहा है, यहाँ पर आपको लेबर जो दिख रही है, फिक्स्ड कैपिटल भी दिख रही है। ओके, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड। कोई भी प्रोडक्शन अगर हमको करना है, उसमें हम कुछ चीज़ों को कंबाइन करते हैं, इन सब की जरूरत हमें पड़ती है। कोई प्रोडक्शन हम करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं, या कोई भी कुछ भी हम करना चाह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। किन चीज़ों की, लैंड की जरूरत पड़ेगी, लेबर जो वहां पर लोग करने वाले हैं, फिजिकल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। फिजिकल कैपिटल में आपने अभी पढ़ा, दो तरह के कैपिटल हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, एंड ह्यूमन कैपिटल की हमें जरूरत पड़ती है। इन सबको कंबाइन करके ही प्रोडक्शन किया जाता है, और इन सबको क्या बोला जाता है, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। किस किस को, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ये आपका क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये आपका आंसर होगा। एज वी रेड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे कि हमने स्टोरी ऑफ पालमपुर के थ्रू पढ़ा, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके द्वारा हम फर्स्ट थ्री फैक्टर्स समझेंगे। ओके, आप सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। लैंड इज फिक्स्ड, सबसे पहली चीज है लैंड फिक्स है। इसको मीन्स इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये फिक्स है जितना है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर की जो सबसे मेन एक्टिविटी है प्रोडक्शन के लिए, वो है फार्मिंग, कृषि कार्य। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। ये अपने जीवन यापन के लिए 75% लोग अपने जीवन यापन के लिए फार्मिंग पे डिपेंड हैं। दे कुड बी फार्मर्स, ये फार्मर्स भी हो सकते हैं जिनके अपने खेत हैं, और फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म्स। मीन्स या तो ये प्रोडक्शन, या तो ये फार्मिंग से रिलेटेड काम करते हैं, या तो ये फार्मिंग ही करते हैं, या ये फार्मिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं। जैसे कि आपको फार्मिंग से रिलेटेड जो वर्क और हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है, वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारे हो सकते हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स।
कल्टीवेशन के देखो दो, एक एरिया जो कृषि के लिए जो भूमि है, जो लैंड है जिसमें कृषि कार्य किया जा सकता है, उसको कल्टीवेशन, उसको मीन्स कल्टीवेबल लैंड कहा जाता है। तो वो क्या है, फिक्स है सिंस 1960 से लेकर के पालमपुर में देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। 1960 से लेकर के जो एरिया है कल्टीवेबल लैंड वो बढ़ा नहीं, एक्सपेंशन नहीं हुआ, उसको बढ़ाया नहीं गया, जितना था उतना ही रहा हो। बाय देम सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू द कल्टीवेबल लैंड। उसके बाद कुछ जो लैंड थे, वेस्ट लैंड वो होता है जो खाली पड़ी हुई जमीन है जिसमें कल्टीवेशन, जिसमें कृषि कार्य, जिसमें फार्मिंग नहीं की जाती है, उसको कल्टीवेबल लैंड बनाया गया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर द कल्टीवेशन। और आगे कोई स्कोप भी नहीं है कि कल्टीवेबल लैंड को बढ़ाया जा सके। मीन्स कल्टीवेबल कृषि कार्य के लिए जो लैंड है वो फिक्स ही है, कुछ यूज किया जाता है। अब बाकी जो लैंड है, कहीं पर बिल्डिंग्स बनी हुई है, कहीं पर कुछ बना हुआ है, कहीं पर कुछ है, तो उसमें यूज होते हैं। थोड़ा इसको देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग करने की लैंड को, वो हेक्टेयर है। लेकिन गांव में इसको बीघा में, गोईठा में, इसमें भी नापा, मेजरमेंट किया जाता है। 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। जो 1 हेक्टेयर का एरिया होता है, स्क्वायर मीन्स वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। 100 मीटर्स जो स्क्वायर का वन साइड का जो है, इसको मेजरमेंट करके बनाया, इसको 1 हेक्टेयर बोला जाता है। ओके, अब यहां से देखते हैं, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या ये पॉसिबल है कि जिसके पास एक सेम लैंड जितना है उतने में ही वो ज्यादा ग्रो कर सके। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल। ओके, पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो चीजें हुई, तो उसी तरह से अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ऑल लैंड इज कल्टीवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर में सारा जितना भी लैंड है वो कल्टीवेटेड है, यानी कि उसमें कृषि कार्य किया जाता है लगभग। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी लैंड खाली नहीं है जिसमें। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यहाँ पर रेनी सीजन में खरीफ की क्रॉप्स उगाई जाती है। खरीफ की क्रॉप्स कौन सी हैं, ज्वार एंड बाजरा, इसको उगाया जाता है रेनी सीजन में। खरीफ की क्रॉप, ये याद रखना, ये क्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन जरूर आते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड, इनको कैटल फीड यानी कि कैटल्स को, जो हमारे पशु वगैरह उनको खिलाने के काम में भी आता है। इट इज फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। उसके बाद अक्टूबर एंड दिसंबर के टाइम में पोटैटो को ग्रो किया जाता है। रेनी सीजन में खरीफ की क्रॉप, अक्टूबर दिसंबर में पोटैटो। इन द विंटर सीजन रबी क्रॉप्स, विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी हैं, वीट, वीट को ग्रो किया जाता है। यानी कि 3 क्रॉप्स यहां पर हो चुकी हैं। ओके, खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन में, अक्टूबर दिसंबर में पोटैटोस, एंड रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में जहां पर व्हीट को ग्रो किया जाता है। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप एनफ व्हीट फॉर देयर फैमिलीज। लोग इतना व्हीट, फार्मर्स पहले इतना व्हीट ग्रो करते हैं कि अपनी फैमिली के लिए कंजप्शन जो है वो हो सके। एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट ऑफ एट रायगंज। और जो सरप्लस व्हीट है, सरप्लस व्हीट का मतलब पहले जितनी हमें अपनी फैमिली के लिए चाहिए उतना रख लिया, उसके बाद सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, जो बच गया उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। रायगंज। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू सुगर केन विच इज हार्वेस्ट वंस एवरी ईयर। एक कुछ पार्ट में यहाँ पर सुगर केन को भी ग्रो किया जाता है। सुगर केन क्या है, ये एक ऐसा क्रॉप है जो साल में एक बार होता है, इसको साल में एक बार, ठीक है ना, विच इज हार्वेस्ट वंस एवरी ईयर, एक साल में। सुगर केन इज इट्स रॉ फॉर्म एज जगेरी, यानी कि गुड़ के लिए जो है और चीनी, शुगर के लिए सुगर केन क्या है, रॉ मटेरियल है। ओके, द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ईयर पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। क्या कारण है कि लोग पालमपुर में एक साल में एक ही खेत में, यानी कि सेम लैंड में 3 क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं? उसका कारण है अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन अच्छा है यहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बहुत जल्दी आ गई थी और अच्छी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फैसिलिटी है। मेजर इंपैक्ट वाज ट्रांसफॉर्म सिस्टम ऑफ इरिगेशन, जिसका इंपैक्ट ये पड़ा कि जो इरिगेशन के जो ट्रेडिशनल वे होते हैं, क्या है, इरिगेशन में रेन है और रिवर है वगैरह है, इसको ट्रांसफॉर्म करके न्यू बना दिया गया। अब क्या थे वो, पर्सियन व्हील का यूज किया था। टिल देन यूज्ड बाय फार्मर ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, यानी कि एक व्हील होता है, व्हील, पर्सियन व्हील, एक व्हील होता है जिससे वेल्स के थ्रू घुमा करके पानी निकाल के इरिगेशन किया जाता था। एंड इरिगेट स्मॉल, लेकिन उसमें से इतना पानी निकल सकता है कि केवल वो छोटे छोटे फील्ड्स को ही इरिगेट कर सकता है।
सिंचाई कर सकता है। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच, और लोगों को फिर लगा कि जो इलेक्ट्रिक जो ट्यूबवेल्स हैं वो ज़्यादा बड़े लैंड को इरिगेट कर सकते हैं, लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट, जो पहले ट्यूबवेल्स लगाए गए थे वो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लगाए गए थे। सून, जल्द ही फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, लोगों ने जो फार्मर्स थे उन्होंने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स सेट करने स्टार्ट कर दिए। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया 200 हेक्टेयर्स वॉज इरीगेटेड, जिससे कि इरिगेशन बढ़ गया। इरिगेशन यानी कि अगर केवल ट्रेडिशनल वे से इरिगेशन होगा तो वो कम फील्ड में होगा, लेकिन जब यहाँ पर ट्यूबवेल्स लोगों ने प्राइवेट भी अपने बहुत सारे इंस्टॉल करने स्टार्ट कर दिए, तो अब 2 हेक्टेयर्स जो एरिया है, इतना एरिया कम से कम इरिगेट होने लगा। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव मच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन, इंडिया के सभी गाँव में ये हाई जो लेवल है इरिगेशन वो है नहीं। ओके, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो क्या है, जो रिवर पे या किस पे, रेन पे ही डिपेंड करते हैं। ओके, बट यहाँ पर क्या है, ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, पूरे कंट्री में लिटिल लेस देन 40% ही है जो इरिगेटेड हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। इरिगेशन जहाँ पर होता है 60% अभी भी ऐसे ही है, तो रिवर पे डिपेंड है या फिर किस पे, रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं इज ओके, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करना, ऑन अ पीस ऑफ लैंड, एक लैंड पे, ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर एक साल में किसी एक लैंड पे एक ही क्रॉप ग्रो की जा रही है वो मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं है, लेकिन एक साल में किसी एक लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो की जा रही है तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन गिवन पीस ऑफ लैंड, ये एक बहुत अच्छा मेन मतलब कॉमन वे है जो अधिकतर लोग यूज़ करते हैं कि जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप, पालमपुर में लगभग सभी फार्मर्स क्या हैं, कम से कम 2 क्रॉप्स, 2 क्रॉप को ग्रो करते हैं एक साल में। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड, और कई ऐसे भी हैं जो पोटैटो को एज अ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 एंड 20 ईयर्स, जो 15 से 20 सालों से थर्ड क्रॉप भी ग्रो कर रहे हैं, दैट इज पोटैटो। यानी कि एक क्रॉप, 2 क्रॉप्स कौन सी है, रबी एंड खरीफ, और थर्ड भी ग्रो कर रहे हैं कुछ लोग वहाँ पर, जो है पोटैटो। ओके, उसके बाद इसमें आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं यहाँ से। ओके, ये यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाता है इधर से। ओके, यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज मल्टीपल क्रॉपिंग, आपने देखा कि अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मल्टीपल क्रॉपिंग करनी होगी, एक खेत पे ज़्यादा क्रॉपिंग, मोर देन वन। द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड, दूसरा तरीका है कि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करें। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड, कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके, हमें ज़्यादा अच्छी मात्रा में अमाउंट में प्रोडक्शन जो है मिल सके। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। अब यील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है कि जो एक पीस ऑफ लैंड है उसमें किसी एक सीजन में जो कितना वो प्रोडक्शन दे रहा है उसको बोला जाता है। टिल द मिड 1960s तक द सीड्स यूज इन कल्टिवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड, जो पुराने सीड्स यूज किए जाते थे उनका, उनमें जो यील्ड जो था यानी कि जो प्रोडक्शन जो था वो कम था। ट्रेडिशनल सीड्स नीड लेस इरिगेशन, इनको सिंचाई यानी कि पानी भी कम चाहिए, इरिगेशन कम चाहिए। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग, लोग जो फार्मर थे वो काउ डंग यूज करते थे, एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के लिए यानी कि खाद वाद जो होती है उसके लिए नेचुरल फर्टिलाइजर यानी कि काउ डंग हो गया, इस तरह की चीजें यूज किया करते थे। ऑल दीज वर readily अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय दम, और ये उनके लिए होती थी जो इनको खरीद नहीं पाते थे। ओके, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960 तक तो ये था। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन हुई। इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वराइटीज, HYV इसकी फुल फॉर्म आती है, हाई यील्डिंग वराइटीज, सीड्स की है ये, क्या है ये, सीड्स हैं। तो उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन जब 1960 में हुई उसके बाद फार्मिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा और हाई यील्डिंग वराइटीज सीड्स
यूज़ किए जाने लगे, अब ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ नहीं किए जाने लगे। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन अ सिंगल प्लांट, और इनके थ्रू हाई यील्ड सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो थे ये ज़्यादा प्रोडक्शन देते थे, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन देते थे ट्रेडिशनल वीट के मुकाबले। ओके, एक सिंगल लैंड पे। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन दैट वाज पॉसिबल अर्लियर, दैट वाज पॉसिबल अर्लियर। ओके, मीन्स जो इससे क्या होने लगा कि प्रोडक्शन बढ़ गया। ओके, HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर, इनको HYV सीड्स, ट्रेडिशनल सीड को लेस इरिगेशन चाहिए, HYV सीड्स को हायर इरिगेशन चाहिए होता है। हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए होता है, इसमें काउ डंग या नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करके नहीं काम चलेगा, इनको केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं। अब मॉडर्न जो हमने यहाँ पर अभी देखा कि ये आपके पास है ना, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या हैं, ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपने बताना है। HYV सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इरिगेशन के लिए डैम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी उससे आती है, पंप सेट किए जाते हैं, कैनाल्स होते हैं, ओके, एंड फार्म मशीनरीज होती है, ये सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ से पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, इनका यूज किया जाने लगा, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर। हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आपको इनका कॉम्बिनेशन बनाना, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी क्या, एक तो आपको HYV सीड्स चाहिए होंगे, इरिगेशन अच्छा होना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने होंगे, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने होंगे। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। पंजाब के फार्मर्स, हरियाणा के फार्मर्स एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर पहले लोग थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज किया, ये भी क्वेश्चन आता है। द फार्मर इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स, इन्होंने ट्यूबवेल्स लगाए इरिगेशन के लिए। मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, इन्होंने ट्रेडिशनल पुराने सीड्स की जगह HYV सीड्स इस्तेमाल किए। केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए, पेस्टिसाइड यूज किए फार्मिंग में। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरीज, कुछ इनमें से ऐसे थे जिन्होंने फार्म मशीनरीज भी खरीदी, जैसे लाइक ट्रैक्टर्स खरीद लिए, थ्रेसर्स खरीद लिए, विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिससे प्लोइंग करना भी फास्टर हो गया और हार्वेस्टिंग भी फास्टर हो गया। दे वर रिवॉर्डेड विद हाइल्ड ऑफ वीट, और इनका रिजल्ट ये मिला कि इनका जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर। पालमपुर में जो पुराने टाइम में जो था उस समय 1300 किलोग्राम प्रोडक्शन समझ लीजिए आप, ये था पर एक हेक्टेयर में। जो विद HYV सीड्स, जब इन्होंने ट्रेडिशनल सीड्स किया तब था 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये था प्रोडक्शन। लेकिन जब HYV सीड्स इस्तेमाल किया गया तो ये बढ़ के हो गया 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट, जिससे वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट, अब इनके पास सरप्लस वीट यानी कि एक्स्ट्रा वीट जो था सेल इन द मार्केट, मार्केट में सेल करने के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ओके, इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं। विल द लैंड सस्टेन, लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स है, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज, साइंटिफिक इट्स यूज। ओके, लैंड क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स है तो इसको हमें केयरफुल, इसको केयर करना हमें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस, और ये बताता है, साइंटिफिक रिपोर्ट बताती है कि जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ करते हैं तो उससे हम नेचुरल रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसका यूटिलाइज ज़्यादा करते हैं। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इंट्रोड्यूस हुआ और प्रोडक्शन जो लोग अपने लिए केवल ग्रो कर पाते थे, अब वो इतना ज़्यादा ग्रो करने लगे, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन ग्रो, इतना ज़्यादा ग्रो करने लगे कि उन्होंने सरप्लस वीट जो था एक्स्ट्रा मार्केट में सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ओके, तो ये किससे था, मॉडर्न फार्मिंग मेथड के कारण ये पॉसिबल हो पाया। लेकिन इसका एक जो हम देखें तो डीमेरिट भी था, इसके जो डिसएडवांटेज ये था कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म होने स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब केमिकल यूज़ हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ हो रहे हैं, मशीनरीज यूज़ हो रही हैं, और जो हमारा लैंड है उसको बहुत ज़्यादा उसका क्या हो रहा है, यूज़ किया जा रहा है, उसमें केमिकल यूज़ हो रहा है, तो इससे ये क्या हो गया, ये इसकी फर्टिलिटी घटने लगी।
एंड ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन, और जो ग्राउंड वाटर था उसके लिए ट्यूबवेल इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे क्या होगा, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, जो वाटर का जो ग्राउंड वाटर जो होता है उसका वो भी डिप्लेट होने लगा, कम होने लगा। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर बिल्ट अप ओवर ईयर्स, ये इसको कई सालों तक बरकरार रखना होता है। वंस डिस्ट्रॉयड, अगर एक बार ये सॉइल की फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो गया, डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम, इसको रिस्टोर करना फिर डिफिकल्ट हो जाता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसलिए हमें इसका ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, फिर ये आपके पास कुछ ऐसा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम यहाँ से डिस्कस करेंगे हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ओके।